Hello and welcome. This is Manpreet Singh from Government College भादरा। बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर के लिए हम नेक्स्ट जो पोइट हम पढ़ेंगे वो हैं क्रिस्टोफर मार्लो। सबसे पहले हमने पढ़ा विलियम शेक्सपियर को, नेक्स्ट थे एडमंड स्पेंसर। दोनों ही पोइट एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। और ये जो तीसरे पोइट हमारे सिलेबस में हैं, एक्चुअली ये ड्रामेटिस्ट प्ले राइट ज़्यादा रहे हैं। पोइट्री इनकी एक लॉन्ग पोइम ज़रूर है, हीरो एंड लिएंडर। उसके अलावा ये प्ले राइट हैं और इनको भी हम एलिजाबेथन एरा के ही मानते हैं, क्योंकि एलिजाबेथन एरा में ही इनका वर्किंग पीरियड रहा है। सो क्वीन एलिजाबेथन पीरियड से हम 3 पोइट को शुरुआत में पढ़ रहे हैं। ये तीसरे पोइट हैं क्रिस्टोफर मार्लो। सबसे पहले अबाउट द पोइट। क्रिस्टोफर मार्लो कौन थे? उनका जन्म क्रिस्टोफर मार्लो ही वाज बोर्न ऑन 1564। जिस साल हमारे विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ उसी वर्ष 1564 में ही क्रिस्टोफर मार्लो का भी जन्म हुआ। बट ही डाइड एट अ यंग एज इन 1593। तो 1593 में इनका छोटी उम्र में ही डेथ हो गई। He was a prominent English poet, playwright and translator of Elizabethan era. Elizabethan era के वो एक प्रमुख पोइट, प्लेराइट जो प्लेस लिखते हैं, और ट्रांसलेटर थे एलिजाबेथन एरा के। इन्होंने जो ट्रांसलेशन में इनका काम जो है, जैसे ग्रीक को या रोमन पीरियड के जो लेखक हैं उनके ट्रांसलेशन के बारे में है। He was born in Canterbury, United Kingdom, to a wealthy shoemaker John Marlowe। तो इनका जन्म जो है कैंटरबरी में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम के, जो इंग्लैंड का ही एक पार्ट है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। टू अ वेल्दी शूमेकर जॉन मार्लो। He was educated at King's College Canterbury and Corpus Christi College, University of Cambridge। तो इनकी जो एजुकेशन हुई वो किंग्स स्कूल कैंटरबरी एंड कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, वहाँ ये भी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। ये जो कुछ लेखक हैं जैसे क्रिस्टोफर मार्लो हैं, इससे पहले एडमंड स्पेंसर हैं, बेन जॉनसन हैं, इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में से पढ़ के आए थे। शेक्सपियर उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन का ज़्यादा सबूत नहीं मिलते हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं गिना जाता। ही इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स टू इंग्लिश ड्रामा। ब्लैंक वर्स जो होती है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की, एज यू लाइक इट में से जो पोएम थी 7 एजेस ऑफ मैन। और ब्लैंक वर्स के बारे में मैंने बताया कि आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी गई लाइनें होती हैं जिसमें 10-10 सिलेबल्स होते हैं, और जो राइमिंग नहीं की जाती ये लाइनें सीधा बिना वर्स के होती हैं, इसलिए इन्हें ब्लैंक वर्स कहा जाता है। सो ब्लैंक वर्स को पोइट्री के अंदर, खास करके पोइट्री के अलावा इंग्लिश ड्रामा में जो इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय है वो क्रिस्टोफर मार्लो को ही जाता है। एंड हिज प्लेज ट्रूली कैप्चर द रेनेसांस स्पिरिट ऑफ हिज टाइम्स। और उनके जो प्लेज हैं वो रेनेसांस स्पिरिट ऑफ हिज टाइम, अपने समय की जो पुनर्जागरण काल की, पुनर्जागरण की जो भावना थी उसे काफ़ी रूप में कैप्चर करते हैं, उसे मतलब शो करते, प्रोजेक्ट करते हैं कि रेनेसांस स्पिरिट को वो शो करते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जानने के बाद हम उनके वर्क्स के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। ही बिकेम पॉपुलर विद द स्टेजिंग ऑफ टम्बरलाइन द ग्रेट। टम्बरलाइन द ग्रेट जो है वो तैमूर लंग से ही प्रेरित एक ड्रामा है जिसे स्टेज किया गया स्टेज के ऊपर 1587 में। उस समय बहुत से लोग जो हैं वो लिटरेट नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, साक्षर नहीं थे, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है स्टोरीज़ देखने के लिए स्टेज मंच देखने के लिए जाते थे, थिएटर देखने के लिए जाते थे। तो उन्हीं थिएटर की जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि के कारण शेक्सपियर को भी प्रसिद्धि मिली, और वहीं पे ही टम्बरलाइन द ग्रेट जो इनका पहला मुख्य वर्क था, जो रिकॉग्नाइज्ड वर्क था, टम्बरलाइन द ग्रेट, वो 1587 में स्टेज किया गया, यानी स्टेज के ऊपर उसे मंचित किया गया। हिज फेमस ट्रेजिडीज़ आर, इसके अलावा उन्होंने दुखांतिका ट्रेजिडी वाले जो प्ले लिखे उनमें मुख्य हैं द जू ऑफ माल्टा, माल्टा का रहने वाला यहूदी, एंड डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत फेमस है और एमए के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। डॉक्टर फॉस्टस में से ही ये जो पोएम आपके सिलेबस में है, सेकंड पोएम द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, ये थर्ड पोएम जो है ये वहीं से ली गई है, डॉक्टर फॉस्टस से ही। ही रोट अ शॉर्ट एपिक पोइम हीरो एंड लिएंडर। उन्होंने एक छोटी एपिक पोइम भी लिखी, हीरो एंड लिएंडर। एक लव स्टोरी है, लिएंडर जिसका हीरो है, हीरो जो है वो हीरोइन का नाम है एक्चुअल में, ये जो है ग्रीक स्टोरी में से ली गई है। एंड द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये एक छोटी सी पोइम भी इन्होंने लिखी, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। ये पेस्टोरल स्टाइल में है, जो कि मतलब ग्रामीण जो
ब्यूटीज़ है या पर्यावरण की ब्यूटीज़ है, नेचुरल ब्यूटीज़ को शो करती हुई रोमांटिक पोइम है। ही डाइड एट एन अर्ली एज ऑफ 29, और बहुत ही छोटी उम्र में 29 की एज में इनकी डेथ हो गई। टम्बल इन द सबसे पहले इस पोइम को समझने के लिए हमें जानना होगा कि डॉक्टर फोस्टस जो उनका लिखा गया प्ले है वो क्या कहानी है, और डॉक्टर फोस्टस से ही ये टुकड़ा लिया गया है पोइम का। तो हमें इसकी सेटिंग समझने के लिए, कंटेक्स्ट समझने के लिए डॉक्टर फोस्टस के बारे में थोड़ा समरी जाननी होगी। डॉक्टर फोस्टस वॉज फर्स्ट स्टेज इन 1592, 1592 में इसे स्टेज पे मंचित किया गया, स्टेज पे इसे प्ले किया गया। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मैजिशियन, ये एक जादूगर एंड डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, उनकी ये कहानी है। एंड डिविनिटी, मेडिसिन एंड डिविनिटी के वो एक डॉक्टर थे। इनका ये एक सेमी हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं जो जर्मनी के एक डॉक्टर माने जाते हैं, जिनके बारे में लोगों में ये विश्वास बन गया था कि इस आदमी ने जादू टोना, काला जादू, शैतान को अपनी आत्मा बेच के काला जादू या उस प्रकार की चीज़ें सीख ली हैं। तो इसलिए डॉक्टर फोस्टस को ही मूल लेके इन्होंने ये स्टोरी लिखी है, एक प्ले है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मैजिशियन एंड डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड डिविनिटी हु बार्टर्स हिज सोल टू द डेविल, जो क्या करता है, अपनी सोल को बार्टर कर लेता है, यानी लेन देन कर लेता है बदले में टू द डेविल लूसीफर इन एक्सचेंज फॉर बेसर मटेरियल प्लेजर्स ऑफ लाइफ सच एज वेल्थ, वीमेन एंड पावर। जीवन की जो बिल्कुल ही बेसर सी मटेरियल प्लेजर्स हैं, जो सुख सुविधाएं हैं, उनके लिए वो अपनी आत्मा को बेच देता है, बदले में धन और शक्तियाँ लेने के लिए वो ऐसा करता है। उसे एक्चुअल स्टोरी ये है कि वो 24 वर्ष के ऐशो आराम के बदले में शैतान को अपनी आत्मा बेच देता है। जैसे ही 24 वर्ष पूरे होते हैं, शैतान जो है उसकी आत्मा को छीन के नरकों में ले जाता है। ये क्रिश्चियन बिलीफ है कि शैतान जो है वो नरक का राजा है, जैसे हेवन का राजा गॉड है। तो उस प्रकार से ये एक ईसाई मत या क्रिश्चियन जो बिलीव्स हैं उनके ऊपर गढ़ी गई ये स्टोरी है। फोस्टस यूजिंग हिज पावर्स, लेकिन आगे वो क्या करता है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ करता है उस प्ले के अंदर, जिनमें से एक वो ये करता है कि वो रिवाइव्स हेलन ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय की रानी हेलन को वो पुनर्जीवित करता है, रिवाइव करता है, वापस बुलाता है। ट्रॉय का जो स्टोरी है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। ट्रॉय जो है वो ग्रीक स्टोरी से बिलोंग करता है, जो कि होमर का लिखा गया इलियड है, उसमें से ली गई ये स्टोरी है। हेलन को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में गिना जाता है, या उस स्टोरी में उन्हें डिपिक्ट किया गया है। डॉक्टर फोस्टस ने भी उनके बारे में सुन रखा है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी इच्छाएं, जैसे जिसको जादू वाला जिन मिल जाए तो वो अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग इच्छाएं रखता है, वैसे ही डॉक्टर फोस्टस भी जो है वो अपनी इच्छाओं, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बुलाता है, हेलन को रिवाइव करता है। और जब उसके सामने हेलन आती है वो इतनी खूबसूरत है कि उसी के बारे में ये पोइम जो है, ये एक्सट्रैक्ट जो है यहाँ दिया गया है। दिस पोइम फीचर्स इन एक्ट 5 सीन फर्स्ट, और ये जो पूरा प्ले है जो 5 एक्ट्स का है, 5 एक्ट्स के प्लेज, वहाँ 5 एक्ट प्लेज लिखे जाते थे उस समय, तो 5 एक्ट प्ले में से 5वें एक्ट के सीन पहले में ये पोइम जो है, ये लाइनें जो है वहाँ से निकाली गई हैं और इन्हें एक पोइम के रूप में हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है। फोस्टस क्या करता है, रिवाइव्स हेलन एंड इज मैस्मराइज्ड बाय हर ब्यूटी, वो रिवाइव करता है, हेलन को दोबारा जीवित कर लेता है, लेकिन उसको देखकर वो इतना मतलब हैरान होता है कि वो इतनी खूबसूरत है। वही ये पोइम है। उस पोइम में वो, इस पोइम में वो रोमांटिकली अपने जो एक्सप्रेशंस देता है उसकी ब्यूटी के बारे में, हेलन के बारे में। तो डॉक्टर फोस्टस की यही स्टोरी है, उसी में से ये पोइम ली गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे ट्रॉय की क्या स्टोरी है, जिसमें से इसमें काफ़ी रेफरेंसेस दी गई हैं। ट्रॉय की स्टोरी करने के बाद हम अबाउट द पोएम करेंगे।